दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामाजिक प्रतिमान एवं सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक प्रतिमान एवं सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले आइए सामाजिक प्रतिमान से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिमान होते हैं। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बताना है कि प्रतिमान क्या हैं। देखिए पहला है कि वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा है वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रचार प्रसार लाने हेतु किया जाता है। तीसरा है कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। और चौथा है वे जो व्यक्तियों के आचरण के विपरीत कार्य करते हैं। तो दोस्तों प्रतिमान वे होते हैं, आप देख सकते हैं, प्रतिमान वे होते हैं, वे वर्ग आचरण के मानक हैं जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। तो दोस्तों वर्ग आचरण के वे मानक प्रतिमान होते हैं जिनका अनुसरण इनके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा वक्तव्य सही है। आपके पास चार वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सामाजिक मानक सार्वभौमिक होते हैं। दूसरा है कि सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। तीसरा है एक समाज में सभी सामाजिक मानक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। और चौथा है सामाजिक मानक लगभग गतिहीन होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। दोस्तों सामाजिक प्रतिमान या मानदंड जो सोशल नार्म्स होते हैं प्रत्येक समाज में अलग अलग होते हैं। जो एक जगह मानदंड के रूप में स्वीकृत हैं वह दूसरे जगह समाज में मानदंड के रूप में मान्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और प्रत्येक संस्कृति में मानदंड को अपने अपने ढंग से देखा जाता है, यानी सामाजिक मानक परिस्थिति के अनुसार होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। ये प्रश्न है फॉकवेज पद। फॉकवेज या हिंदी में जिसको लोकाचार कहते हैं, इस पद के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो बताइए फॉकवेज पद के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? एल एफ वार्ड, डब्ल्यू जी समनर, ई बी टॉयलर या मैकाइवर एवं पेज। तो सही उत्तर है फॉकवेज या लोकाचार के साथ दोस्तों डब्ल्यू जी समनर का नाम जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले लोकाचार या फोकवेज शब्द का प्रयोग डब्ल्यू जी समनर ने किया और इसी नाम से उन्होंने पुस्तक भी लिखी है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने की अभ्यस्त तरीके को क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए कि किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यस्त तरीकों को क्या कहते हैं? तो देखिए प्रतिमान, विधि, मूल्य या प्रथा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी प्रथा। दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे सामाजिक मान्यता प्राप्त सोचने, विचारने और व्यवहार करने के ढंग को प्रथा कहा जाता है। यह पारंपरिक होता है और सामाजिक स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण इस प्रकार के व्यवहार का उल्लंघन करना प्रायः अनुचित माना जाता है। तो प्रथा जो है किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने का अभ्यस्त तरीका होता है और इसका अनुपालन न करना प्रायः अनुचित माना जाता है। जन रीतियों की अपेक्षा प्रथाएं अधिक अस्थायी और कठोर होती हैं। एक के प्रचलित लक्ष्य, आदर्श अथवा ऐसे मापदंड जिसके द्वारा एक व्यक्ति वस्तुओं, घटनाओं अथवा व्यवहार का मूल्यांकन करता है, उन्हें सामाजिक मूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, रिवाज, लोकरीत, विवाद या कानून। तो सही उत्तर आप जानते हैं कानून हो जाएगा। दोस्तों कानून क्या है? कानून राज्य का औपचारिक मानदंड है और ये प्रत्येक आधुनिक समाज की विशेषता है।
कानूनी मानदंड के पीछे राज्य की शक्ति होती है और कानून में वह शक्ति है जो व्यक्ति को नियम पालन करने के लिए मजबूर भी कर सकती है और नियम पालन न करने वाले के लिए दंड की व्यवस्था भी कर सकती है। तो आधुनिक समाज में जेल भेजना, जुर्माना लगाना, मौत की सजा सुनाना, ये कानूनी मानदंडों को लागू करने का अधिकार केवल राज्य को ही प्राप्त है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जा सकती है? ऑप्शन देखते हैं, प्रथाएं, वैचारिकी, रीति रिवाज या लोक रीतियाँ। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा रीति रिवाज। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। लोक रीति जब पूरी तरह समाज के लिए नैतिक और लाभकारी मानी जाती है तो वो लोकाचार का स्थान ग्रहण कर लेती है। रीति रिवाज अथवा लोकाचार, जिसको मोर्स कहा जाता है, इसका पालन करना अनिवार्य माना गया है। इसकी अवहेलना दंडनीय है। और जान लीजिए दोस्तों, लोकाचार एक प्रकार का नैतिक मूल्य है जिसमें समाज कल्याण की भावना निहित होती है और इसका उल्लंघन करने पर समाज कठिन से कठिन सजा देता है। लोक रीति अपेक्षित व्यवहार है, इसकी उपेक्षा करने पर समाज थोड़ा बहुत निंदा करता है लेकिन कोई विशेष दंड नहीं दिया जाता है। मैकाइवर और पेज ने कहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैकाइवर और पेज ने कहा है कि लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक यानी रेगुलेटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? देखिए, प्रथाएं, लोकाचार, विचारधाराएं और लोक रीतियाँ। तो सही उत्तर है लोकाचार। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, लोकाचार समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है। अब आते हैं दोस्तों, देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित है। सामाजिक स्तरीकरण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका पहला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक संस्तरण का किसका सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में माना जाता है? मार्क्स, मैक्स वेबर, डेविस और मूर या सोरोकिन? तो सही उत्तर है दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक संस्तरण का डेविस एवं मूर का सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो सामाजिक संस्तरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक किंग्सले डेविस और विल्मर्ट मूर हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक स्तरण समाज की जरूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों के जरूरतों की। और डेविस और मूर ने ये तर्क दिया कि किसी भी समाज में सभी व्यक्ति समान स्तर के नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। समानता की भी अपनी एक सीमा होती है। समान स्तर के लोगों से समाज का निर्माण नहीं हो सकता। सामाजिक असमानता समाज के लिए नितांत आवश्यक है, इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए समान रूप से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग पुरस्कार और प्रोत्साहन होना है। जिस कार्य की समाज में सबसे अधिक आवश्यकता होती है उस कार्य के लिए समाज ज़्यादा पुरस्कार देता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो आप जानते हैं, के डेविस एवं मूर। दोस्तों, डेविस और मूर ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, डेविस और मूर के द्वारा दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ये प्रश्न देखिए, फिर से एक परीक्षा में पूछा गया है कि सामाजिक स्तरीकरण सिद्धांत किसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए, कि डेविस एवं मूर। दोस्तों, डेविस और मूर का जो सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत है उसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो सही उत्तर है के डेविस और डब्ल्यू.ई. मूर ने। याद रखिएगा, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत के डेविस और डब्ल्यू.ई. मूर ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसी एक से संबंधित है? देखिए, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टी.बी. बोटोमोर या के डेविस?
तो सही उत्तर है के डेविस। दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्यों द्वारा समाजशास्त्र विषय से आयोजित परीक्षाओं में ये बार बार पूछा गया है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किस एक से संबंधित है। तो ये के डेविस और डब्ल्यू मूर से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो सही उत्तर है के डेविस एवं डब्ल्यू मूर ने सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेविस तथा मूर और पार्सन्स। देखिए 1 और 3, अगर जो डेविस मूर के अलावा के डेविस और डब्ल्यू ई मूर के अलावा पार्सन्स भी हैं जिन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 3 सही हैं। दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन मुख्य रूप से डेविस और मूर ने किया, जिसमें पार्सन्स का भी कुछ हद तक योगदान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। देखिए शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार या उपर्युक्त सभी। तो इन सभी के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति और सुविधाओं आदि को भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों और भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत अस्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। संस्तरण या स्तरीकरण में संपदा, पुरस्कार और संसाधनों का वितरण असमान लेकिन व्यवस्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार है, बताइए। देखिए सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक एकीकरण या सामाजिक दूरी को बढ़ाना। तो सही उत्तर है सामाजिक एकीकरण। दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार सामाजिक एकीकरण है। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा समाज में सहयोग को बढ़ावा मिलता है। चूँकि स्तरीकरण का आधार व्यक्तियों की वस्तुनिष्ठ उपलब्धि होती है, इसलिए विभिन्न वर्गों के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने की कोशिश करते हैं। लोगों को इस बात का संतोष रहता है कि ऊपर स्तर का व्यक्ति उनसे ज़्यादा योग्य और सक्षम है। इससे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। यदि लोग मनमाने ढंग से समाज में उच्च श्रेणी में स्थापित होने की कोशिश करें तो समाज में क्षोभ और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी और समाज सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण के हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ये समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। ये सामाजिक स्तरीकरण से दोस्तों आप नहीं पहचान सकते हैं। जॉनसन ने बताया है कि स्तरण लोगों में जीवन को कठिन से कठिन काम करने के लिए प्रेरित करता है और समाज में साधारण से साधारण व्यक्ति यही चाहता है कि वह समाज के ऊंचे स्तर पर पहुंचे, जिसके लिए उसे स्वाभाविक रूप से कठिन परिश्रम करना होता है। स्तरण के द्वारा लोगों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जो लोग समाज में उच्च श्रेणी के माने जाते हैं वे अपनी यथास्थिति बनाए रखने के लिए समाज में बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह कभी नहीं चाहता है कि उसके पद और सुविधा में कोई कमी आए, तो अपने पद को बनाए रखने के लिए वे लोग स्वाभाविक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे ढंग से करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का क्या। पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन या क्षेत्रीय विभाजन। तो सही उत्तर है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। दोस्तों स्थिति या स्टेटस से अभिप्राय हमेशा एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के सामाजिक पद से होता है और दूसरी तरफ स्तरण से तात्पर्य समस्त समाज के स्तर पर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का श्रेणीबद्ध विभाजन या व्यवस्था होती है। स्तरण पूरे समाज को उसकी समग्रता में देखने का प्रयास करता है और स्थिति और स्तरण के निर्धारकों के बीच अंतर होता है और ये है कि स्तरण के कारक समस्त समाज के विभाजन के कारक हैं, तो स्थिति के निर्धारक समाज में व्यक्तियों की स्थिति के विभाजन के कारक होते हैं। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का क्या।
तो सही उत्तर है सामाजिक स्तरीकरण समाज परिस्थिति के अनुसार विभाजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, तो सही परिभाषा क्या हो सकती है सामाजिक स्तरीकरण की? देखिए दोस्तों, क्षमता, धन और विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, ये सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा है। आप देख सकते हैं किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति तथा सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों और भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत अस्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत एक प्रकार का दीर्घकालिक उद्देश्य देखने को मिलता है, जिसमें कुछ विशेष स्थिति वाले व्यक्ति या समूहों को अधिक अधिकार, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर करता है? ऑप्शन देखिए, पार्सन्स, वेबलेन, वेबर या मार्क्स। तो सही उत्तर है वेबर। दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर मैक्स वेबर ने किया है। उनका मानना है कि एक समान आर्थिक हित वाले और एक जैसी आर्थिक शक्ति वाले एक वर्ग से संबद्ध रखते हैं। इसी प्रकार एक समान परिस्थिति समूह वाले एक ही तरह की जीवन शैली अपनाते हैं। जो लोग समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करके धनी हो जाते हैं, वो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और प्रायः उस दल में शामिल होकर अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, यह किसी खास समाज तक सीमित है, यह एक स्थानीय विशेषता है या फिर यह केवल भारतवर्ष तक सीमित है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ये एक सार्वभौमिक व्यवस्था या यूनिवर्सल जो है कैरेक्टरिस्टिक है। और आप जान लीजिए कि सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था हर जगह पाई जाती है, प्रत्येक समाज में ये व्यवस्था पाई जाती है। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि सामाजिक स्तरीकरण की ये व्यवस्था हर जगह पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप देखिए कि द्विआयामी, एकल आयामी, त्रिआयामी या चतुरायामी। तो सही उत्तर है दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम त्रिआयामी है। और मैक्स वेबर के अनुसार संपत्ति के अलावा शक्ति और सम्मान के अधिकार भी समाज में स्तरण का निर्धारण होता है। उन्होंने दल यानी पार्टी को शक्ति का स्रोत माना है। उसी तरह प्रतिष्ठा का स्रोत सामाजिक हैसियत है। अतः सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने त्रिआयामी उपागम का प्रयोग किया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात करें तो मैक्स वेबर ने हैसियत का विचार मध्यकालीन यूरोप में पाए जाने वाले स्टेट जैसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर दिया। जब मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी तो आमतौर पर लोगों को हैसियत जन्म से प्राप्त होती थी। और बेबर ने बताया कि सामाजिक हैसियत यानी स्टेटस, दल यानी पार्टी और आर्थिक कारक के बीच एक अंतः संबंध होता है और ये तीनों मिलकर ही समाज में पाए जाने वाले सामाजिक स्तरण का निर्माण करते हैं। चूँकि इन तीनों का एक स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए प्रत्येक समाज में स्तरण का स्वरूप भी अलग अलग होता है। मैक्स वेबर के अनुसार औद्योगिक समाज में आमतौर पर 4 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। देखिए, धनवान उच्च वर्ग, धनहीन सफ़ेद पोश कर्मचारी, निम्न मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग। और मैक्स वेबर ने 3P यानी प्रॉपर्टी, पावर और प्रेस्टीज की अवधारणा दी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने कहा है कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? देखिए, M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, L. ड्यूमा या योगेंद्र सिंह। तो सही उत्तर है L. ड्यूमा। दोस्तों, L. ड्यूमा ने भारत में सामाजिक स्तरीकरण को जाति संरचना में पवित्रता और प्रदूषण के आधार पर परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, किसने तर्क दिया है कि जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांशतः सत्ता शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं? C.W. मिल्स, फ्लाइड हंटर, R.A. डहेल या T.B. बोटोमोर। तो सही उत्तर है C.W. मिल्स। C.W. मिल्स का पूरा नाम C. राइट मिल्स है और उन्होंने तर्क दिया है कि जो लोग संस्थागत संस्तरण के शीर्ष पर होते हैं अधिकांशतः सत्ता और शक्ति पर एकाधिकार रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? बताइए, वर्ण को, जाति को, शक्ति को या उपर्युक्त सभी को?
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना जाता है। दोस्तों, मानव शास्त्रियों और इतिहासकारों के अध्ययन से पता चलता है कि अब तक का समाज मुख्य रूप से 5 आधारों पर विभक्त रहा है, जैसे दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति, स्टेट और वर्ग। कभी तो कोई समाज इन पांचों में से किसी एक आधार पर स्तरित रहा है, तो कभी एक साथ 2 आधारों पर। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में यूरोप जो था उसका समाज दास प्रथा और स्टेट व्यवस्था पर आधारित था, तो आज का यूरोप मुख्य रूप से वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। उसी प्रकार प्राचीन काल में भारत के सामाजिक स्तरण का आधार वर्ण और बाद में जाति हुई, तो वही आज जाति और वर्ग दोनों संस्तरण का मुख्य आधार है। पार्सन्स और मैक्स वेबर ने शक्ति को भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है, तो इससे स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण, जाति, शक्ति ये तीनों ही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये है कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं है। इसमें देखिए, धर्म, वर्ग, लिंग या जाति, इसमें आपको बताना है कि सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्म और लिंग, ये दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में नहीं आएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर स्टार है, क्योंकि ए और सी 2 विकल्प इसमें सही हो रहे हैं। वर्ग और जाति सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है, जबकि लिंग सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है। कुछ विद्वान लिंग को भी सामाजिक स्तरीकरण में शामिल करते हैं, लेकिन लिंग का विभेद जैविक आधार पर है, न कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर। धर्म इससे भिन्न है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने धर्म को इस प्रश्न का उत्तर सही माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन है कि जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित हैं, जाति तथा वर्ण दोनों कर्म पर आधारित हैं, जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं, और जाति तथा वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित हैं। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जाति तथा वर्ण दोनों ही समाज का स्तरीकरण करते हैं। आप देख सकते हैं कि जाति और वर्ण दोनों समाज का स्तरीकरण करते हैं। जाति की उत्पत्ति पूर्व प्राचीन भारत के संस्तरण का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था थी, आप जान लीजिए, जिसका स्वरूप बहुत कुछ वर्तमान वर्ग व्यवस्था से मिलता जुलता था। और प्राचीन काल में व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का निर्धारण वर्ण के आधार पर होता था, और आमतौर पर वर्ण का निर्धारण जन्म से होता था। भारतीय समाज में जाति संस्तरण का ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का भी मुख्य आधार है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत या फंक्शनल नेसेसिटी है, ये किस विद्वान से संबंधित कथन है। तो सही उत्तर है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी। दोस्तों देखिए, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक के डेविस और विल्मर्ट मूर हैं। उनका विचार है कि सामाजिक स्तरण समाज की ज़रूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की ज़रूरतों की। सामाजिक स्तरण की यह विचारधारा 3 मान्यताओं पर आधारित है। पहला ये कि विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां स्तरण नहीं है। विभिन्न मानव शास्त्रियों के अध्ययनों से यह स्पष्ट पता चला है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी तरह का स्तरण अवश्य पाया जाता है। दूसरी बात यह कि प्रत्येक समाज में लगभग समान प्रकार से विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिष्ठा का बंटवारा है। जैसे जैसे सामाजिक स्थिति या श्रेणी में गिरावट होती है, वैसे वैसे प्रतिष्ठा में भी गिरावट होती है। और तीसरा है कि विभिन्न समाजों के बीच सामाजिक स्तरण के स्वरूप में भिन्नताएं हैं। जैसे सरल समाजों में स्तरण का आधार आमतौर पर उम्र और लिंग, जटिल समाजों में शिक्षा, व्यक्ति गुण, संपत्ति, राजनीतिक हैसियत इत्यादि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। तो सही उत्तर है दोस्तों के डेविस और डब्ल्यू.ई. मूर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए और बी दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि डेविस और मूर दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक मॉडल की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है कहाँ पर। वर्ग व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में या संयुक्त परिवार व्यवस्था में। तो सही उत्तर है जाति व्यवस्था में, ऑप्शन बी। दोस्तों, जाति व्यवस्था में भारतीय सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता है, और भारतीय समाज में जाति स्तरण का नहीं बल्कि व्यक्तियों की हैसियत का मुख्य आधार है। जाति के आधार पर हिंदू समाज में ऊंच नीच की श्रेणी मिलती है, और जाति की सदस्यता हमें जन्म से ही प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? देखिए, वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विद्वेष या प्रदत्त सदस्यता। तो सही उत्तर है प्रदत्त सदस्यता। दोस्तों, ये वर्ग की विशेषता नहीं है, जबकि वर्ग चेतना, वर्ग ध्रुवीकरण और वर्ग विद्वेष ये वर्ग की विशेषता है। और आप जान लीजिए कि प्रदत्त सदस्यता जाति की विशेषता होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है किसका? तो सही उत्तर है सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक असमानताओं या सोशल इनइक्वालिटी का अध्ययन है। अब देखिए कि सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत सामाजिक असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक स्तरण समाज में मौजूद असमानता का एक पहलू है। सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्थाओं से उत्पन्न असमानताएं मौजूद रहती हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में सुविधा, शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर जो निर्मित श्रेणी हैं और स्तर हैं वो पाए जाते हैं। सुविधा और शक्ति के उपयोग के दृष्टिकोण से इन विभिन्न स्तरों का सामाजिक संरचना में स्थान क्रम निर्धारित होता है। जिनके पास अधिक सुविधा और शक्ति होती है उनका सामाजिक स्तर उच्च माना जाता है। ठीक इसके विपरीत कम सुविधा और शक्ति संपन्न लोगों का सामाजिक स्तर निम्न माना जाता है। स्तरण समाज में पाई जाने वाली असमानताओं का एक समाजशास्त्रीय नाम है। इसलिए गिडिन्स ने कहा है कि स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल। और आप जान लीजिए कि स्तरण के अंतर्गत हम व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली असमानता नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह के स्तर पर पाई जाने वाली असमानता का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का विरोधी है? तो सही उत्तर है समानता। दोस्तों, समानता जो है सामाजिक स्तरीकरण का विरोधी है, जबकि असमानता, विविधता और विषमता ये सामाजिक स्तरीकरण के रूप हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों का क्षैतिज विभाजन कहा है? तो ऑप्शन देखिए, पी जिस्बर्ट, रेमंड मूरे, एफ लुमले या एम न्यूमेयर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेमंड मूरे। दोस्तों, रेमंड डब्ल्यू मूरे सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों का क्षैतिज विभाजन है मानते हैं। पी जिस्बर्ट कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन अस्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह और श्रेणियां उच्चता और अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं? तो ये कथन दोस्तों पी जिस्बर्ट का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं इसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों के मध्य संस्तरण मूलक विभाजन को। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग, इनका विभाजन या वर्गीकरण किसने किया है? तो सही उत्तर है बोटोमोर ने। दोस्तों, बोटोमोर ने सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप बताए हैं, दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग की विवेचना किसने की है? तो सही उत्तर है टॉम बोटोमोर ने। दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों के वर्गीकरण के आधार पर व्याख्या की है। अगला प्रश्न है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? वर्ग स्तरीकरण, वर्ग स्तरीकरण, खुला स्तरीकरण या बंद स्तरीकरण? तो दोस्तों, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इसे बंद स्तरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई या आदिवासी समाज? तो सही उत्तर है हिंदू समाज में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें जातिगत स्तरीकरण का एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म अथवा आनुवंशिकता है।
और स्तरीकरण का ये स्वरूप तब विकसित हुआ जब व्यक्ति के स्वभाव और गुण में किसी तरह के परिवर्तन को असंभव समझा जाने लगा। क्योंकि जाति में परिवर्तन संभव नहीं है और जाति के नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों को कठोर दंड दिया जाता था, इसलिए ये बंद स्तरीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, बताइए। वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व या शक्ति। तो सही उत्तर है लिंग। दोस्तों, लिंग जो है सामाजिक विभेदीकरण का प्रमुख उदाहरण है और सामाजिक संस्तरण के अंतर्गत एक प्रकार का दीर्घकालीन उद्देश्य देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थिति वाले व्यक्ति या समूहों को अधिक अधिकार, प्रतिष्ठा, पद इत्यादि मिलता है और सामाजिक स्तरण जानबूझकर निर्मित की गई व्यवस्था है। इसके विपरीत सामाजिक विभेदीकरण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली एक अल्पकालिक प्रक्रिया है। सामाजिक स्तरण के आधार जटिल हो सकते हैं। इसके आधार पारिवारिक प्रतिष्ठा, संपत्ति, शिक्षा, पेशा, शक्ति, वर्ग, भूस्वामित्व इत्यादि हो सकते हैं, जबकि सामाजिक विभेदीकरण में ऐसी बात नहीं होती। सामाजिक विभेदीकरण के आधार कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है, समाज के उच्चता और निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को क्या कहते हैं। देखिए, विभेदीकरण, वर्ग, संस्तरण या जाति। तो सही उत्तर है जाति। दोस्तों, समाज के उच्चता और निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को जाति कहेंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होता, इसलिए सामाजिक व्यवस्था का ये स्वरूप बंद होता है। जबकि वर्ग में ये विभाजन अस्थायी नहीं होता, यहाँ व्यक्ति को आगे बढ़ने का लगभग समान अवसर प्राप्त होता है। संस्तरण उच्चता और निम्नता के आधार पर विभाजन मात्र है। अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो सही उत्तर है दोस्तों विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन और लाभप्रद। ये सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण में 4 प्रकार की सामाजिक व्यवस्था हैं: विभेदीकरण, क्रम विन्यास, मूल्यांकन और पुरस्कार तथा दंड। दोस्तों, हिंदी संस्करण में लाभप्रद का प्रयोग किया गया है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में रिवार्डिंग का प्रयोग हुआ है और यहाँ वास्तविक रूप से हिंदी संस्करण में पुरस्कार शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ये स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। ऑप्शन है के डेविस, एम ट्यूमिन, टी पार्सन्स या डब्ल्यू मूर। तो सही उत्तर है एम ट्यूमिन। दोस्तों, सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है, डेविस, पार्सन्स और डब्ल्यू मूर का मानना है। एम ट्यूमिन नहीं मानते हैं। दोस्तों, एम ट्यूमिन सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक आवश्यकता को अस्वीकार करते हैं और तर्क देते हैं कि लोगों को दिए जाने वाले असमान पारितोषिक या पुरस्कार जरूरी नहीं है कि पदों की प्रकार्यात्मक महत्ता के अनुसार हों। पदों के महत्व के निर्धारण में सत्ताधिकार या शक्ति की भूमिका और इससे ऊंचे पारितोषिक हथिया लेना भी पारितोषिक को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ट्यूमिन का मानना है कि असमान पारितोषिकों के जरिए प्रेरणा की एक ऐसी व्यवस्था में संभव हो सकती है जिसमें सभी संभावित योग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण, प्रवेश और सही मायने में समान रूप से सुलभ हो, और तभी विभेदी पारितोषिकों को हम कार्यात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठहराने की सोच सकते हैं। उन्होंने यानी ट्यूमिन ने जोर देकर कहा है कि स्तरीकरण प्रणाली सामान्यतया अवसर की पूर्ण समानता के विकास के प्रतिकूल है, और ट्यूमिन तर्क देते हैं कि जो लोग विभेदी पदों या स्थानों से लाभान्वित हो रहे हैं वे निश्चय ही प्रकार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण पदों को कुटिलता से हथिया सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत यथार्थवादी नहीं है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसका अवलोकन सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में ये है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं। ऑप्शन देखिए, मैकाइवर, के डेविस, एम ट्यूमिन या पी ए सोरोकिन। तो सही उत्तर है एम ट्यूमिन। दोस्तों, एम ट्यूमिन का अवलोकन है कि सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में सामाजिक असमानताएं चेतन रूप में समाज में संस्थापित की जाती हैं और ये ऐसे नहीं बनती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार।